आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग पिछले वीडियो में कक्षा 12 के प्रथम भाग, प्रथम चैप्टर, प्रथम अध्याय विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें भी आप पहली हेडिंग देखे थे, सुने थे, समझे थे कि परमाणु के मूल कण। मूल कण माने क्या है? जो शब्द है उस पर ध्यान दें। परमाणु के मूल कण, परमाणु के कण भी कह सकता था। मूल कण माने क्या होता है? मूल माने होता है फिर विभाजन होने वाला न हो जिसका, ऐसे कण। ठीक है ना? तो परमाणु को बताया जाता है, यह माना जाता है और अभी हमको यही जानना भी है कि परमाणु केवल 3 मुख्य कणों से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद चूंकि उन कणों का विभाजन नहीं है, इसलिए उनके पहले कण शब्द के पहले मूल शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है ना? कोई कहे सर आप तो कहे थे कि ये 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो हम जानते थे, लेकिन आपने एक नई चीज बता दी कि इनसे भी छोटा होता है एक क्वार्क्स। है ना? यह जानकारी है, लेकिन अभी इस जानकारी को नोट में हम लोग लिखकर छोड़ देंगे। हम यही जानेंगे कि परमाणु केवल 3 ऐसे कणों से मिलकर बना है जिनका अन्य विभाजन नहीं है। कौन से वह कण हैं? तो हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्यों यह इलेक्ट्रॉन है और क्यों इसके ऊपर माइनस का चिन्ह है? कौन इसका खोज किया, किसने इसका नामकरण किया और कब हुआ यह सब चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी है। तो हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है जिन्हें अन्य कणों से विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसे कण मूल कण कहलाते हैं। इनकी संख्या 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। खास बात, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, प्रोटॉन धनावेशित है, न्यूट्रॉन उदासीन है। एक बात और समझने की जरूरत है। क्या? ये तीनों लोग कहाँ रहते हैं? परमाणु कैसा दिखता है और ये लोग कहाँ कैसे रहते हैं? जानते हैं, इसलिए समझने में दिक्कत नहीं होगी। परमाणु कैसी संरचना है? परमाणु के बारे में जब आप लोग परमाणु मॉडल पहली बार कक्षा 9 में पढ़े होंगे तो बताया जाता है क्या? परमाणु एक अत्यंत सूक्ष्म गोलाकार संरचना है तथा यह एक विद्युत उदासीन कण है। इतनी बात थॉमसन ने भी कहा था और रदरफोर्ड ने भी इस चर्चा को आगे बढ़ाया था। तो परमाणु कैसा होता है? परमाणु सूक्ष्म है, बहुत छोटा होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता। उसके लिए कुछ दूरदर्शी का, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो परमाणु एक सूक्ष्म है, मतलब बहुत छोटा है, सामान्य नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा, गोलाकार है। अगर उसका आकार पूछा जाए तो वह गोलाकार है। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं? 3 प्रकार के लोग हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कैसे खोजे हुई, कैसे यह पता चला कौन कहाँ होगा, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि परमाणु के अंदर भी, परमाणु के अंदर एक सूक्ष्म स्थान होता है। एक सूक्ष्म स्थान होता है। वह सूक्ष्म स्थान कैसा होता है? तो उसके बारे में, जहां समस्त धनावेश, ये रदरफोर्ड के वचन हैं, ये रदरफोर्ड का कथन है, परमाणु मॉडल में कही गई बात है। क्या? जहां समस्त धनावेश व लगभग समस्त द्रव्यमान निहित होता है। तो क्या लिखा? परमाणु के अंदर
अंदर तो यह भी हो सकता है। क्या यह, अगर मैं मानूं कि यह वृत्त, यह गोला, गोला ही कहिए, वृत्त न कहिए, इस गोले के अंदर यह है कि नहीं, तो अंदर शब्द नहीं सही, तो थोड़ा और दुरुस्त करते हैं, परमाणु के केंद्रीय भाग में, केंद्रीय भाग में एक सूक्ष्म स्थान होता है जहां समस्त धनावेश, समस्त धनावेश मतलब धनावेश कौन रख सकता है, केवल प्रोटॉन। तो कहा जहां समस्त धनावेश व लगभग समस्त द्रव्यमान। तो परमाणु 3 कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन ध्यान दीजिएगा यही कण हैं जो भारी कण हैं, मतलब इनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा क्या हाथी से ज्यादा होता है? नहीं, हम 3 लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो परमाणु कैसा होता है? परमाणु गोलाकार स्थान है, विद्युत उदासीन कण है। उदासीन शब्द से क्या मतलब? जितना प्लस उतना माइनस, प्लस वाला कौन? प्रोटॉन, माइनस वाला कौन? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पहले भी चर्चा में आ चुका है। तो परमाणु कैसा है? सूक्ष्म है, दिखाई न देने वाला है, गोलाकार है, अच्छी बात है, और उसके केंद्रीय भाग में एक सूक्ष्म और भी सूक्ष्म स्थान होता है जहां समस्त धनावेश, यह केंद्रीय भाग हुआ है, समस्त धनावेश है, इसीलिए चित्रों में इसको प्लस के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। ये कौन है? ये तो शक्तिमान मॉडल जैसे उसके सूट में बना था, वैसे ही उस परमाणु के केंद्रीय भाग में यह स्थान कहलाता है नाभिक। तो जहां समस्त धनावेश व लगभग समस्त द्रव्यमान निहित होता है उसी को कहते हैं क्या? नाभिक, है ना, उसी को कहते हैं नाभिक। और नाभिक में कौन रहता है? नाभिक में 2 लोग रहते हैं, बाद में खोज में पता चला कि एक प्रोटॉन है और दूसरा कौन है? न्यूट्रॉन। तो इस जगह में कौन है? इस जगह में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। क्या अकेले अकेले हैं? एक ही प्रोटॉन, एक ही न्यूट्रॉन? नहीं, और भी लोग हैं। और भी लोग मतलब प्रोटॉन जैसे और लोग, न्यूट्रॉन जैसे और लोग हैं 2 ही टाइप के, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, है ना। लेकिन एक होंगे या एक से ज्यादा होगा, है ना। कितने होते हैं तो अब आप निकालना जानते हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। यह केमिस्ट्री नहीं है, हमको किधर मुड़ना है? फिजिक्स के लिए इतनी जानकारी काफी है। कोई कहे सर आपने बता तो दिया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, बाकी सब कहाँ गए? सब क्या बचा? एक ही। कौन बच रहा है? इलेक्ट्रॉन, जिसकी अभी चर्चा नहीं हुई, वो कहाँ है? कोई नहीं जानता, अभी तक तो मैंने नहीं बताया, जानते होंगे वह अलग बात है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? खोज हुई, इलेक्ट्रॉन कहाँ? तो कहा इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो लोगों ने बताया। कौन थे वो लोग? बताया रदरफोर्ड ने। प्रमाण किसने दिया और उसको सिद्ध किसने किया? सोमरफेल्ड ने काम किया था, लेकिन नील्स बोहर ने उस दिशा में ज्यादा काम किया। तो कहा नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर विभिन्न प्रकार की वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न प्रकार की वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जहां इलेक्ट्रॉन लगातार गति करता रहता है। यह भी परमाणु मॉडल में आया था, रदरफोर्ड ने इस बात पर भी चर्चा किया था। तो ये नाभिक हो गया, और इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाएं। नील्स बोहर का वह कथन जिसमें वह कहते हैं कि अगर यह नाभिक है ना, तो इसके बगल से जो कक्षा शुरू होती हैं उनके नाम होते हैं KLM। K में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, L में 8 हो सकते हैं,
अब किसमें कितने होंगे, उतने ही क्यों होंगे, इस पर मुझे चर्चा करने का अभी समय उपयुक्त नहीं जान पड़ता, इसलिए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। यह कौन सा तत्व है, इस पर भी चर्चा करने का यह विषय नहीं है, तो भौतिक विज्ञान का विषय है। तो क्या बताना चाह रहे हैं, पहली बार क्या बताए थे, परमाणु के कितने कण होते हैं, उनकी खोज किसने किया था, कब किया था, वही नाम क्यों, वही पहचान क्यों, वही चिन्ह क्यों, किसी पर प्लस क्यों, किसी पे माइनस क्यों, किसी पर वह भी क्यों नहीं। ये पहले वीडियो में चर्चा हुई थी। इस वीडियो में चर्चा हो रही है कि कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ रहता है। तो मैंने बताया 3 ही लोग हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो वही मैं बता रहा था कि नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जहां इलेक्ट्रॉन लगातार गति करता रहता है। किसमें कितने होंगे यह केमिस्ट्री का विषय है यह, लेकिन जान लीजिए कि जो पहली कक्षा होती है उसे K से प्रदर्शित करते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आगे की जो कक्षाएं होती हैं L, M, N, O, P ऐसे जानते हैं, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अगले वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने होते हैं। तो कितने, तो थोड़े बहुत मैं आपको बता देता हूं, 2, 8, 18। नियम कहां से आता है, 2n² का रूल है। यह केमिस्ट्री का विषय है, किताब में पढ़ेंगे। बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ लीजिएगा, बोहर बड़ी योजना पढ़ लीजिएगा, सब आपको दिख जाएगा। मेरे काम की चीज अब मैं बोलता हूं। सोचिए, यह एक घर है, यह क्या है, एक घर। मान लीजिए जैसे मोदी जी का जो सुरक्षा घेरा होता है, मोदी जी माने एक विशिष्ट व्यक्ति का जो सुरक्षा घेरा होता है, मोदी जी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे लोगों का, तो वह त्रिस्तरीय या 7 स्टेप्स मतलब 7 सर्किल्स, 7 स्तर का उनका सुरक्षा घेरा होता है। तो ये है मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर, पी माने प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो ये नाभिक है और उसके अगल बगल हैं ये वृत्तीय कक्षाएं जहां कौन है, इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए इन केस एक हमला हो जाए, इस शिविर पर हमला हो जाए, कोई बाहरी हमला करे। चलिए अच्छा, आप हिंसक नहीं हैं, मैं कहता हूं कि ये 7 स्तर का एक मान लीजिए मकान है, उसका यह आंगन है, ये उसके बाहर वाला कमरा, उसके बाहर वाला कमरा, उसके बाहर वाला कमरा, ठीक है ना। चलिए, अब कोई व्यक्ति अगर आएगा तो उसकी मुलाकात सबसे पहले किससे होने वाली, उसकी मुलाकात यहां जो लोग रहेंगे उन्हीं से होगी, क्योंकि वही बाहर है। और वो कौन से लोग हैं, इस चित्र के हिसाब से तो यह स्पष्ट हो गया कि इस कमरे में तो यही है। ये कौन है, यह नाभिक के बाहर है, और नाभिक के बाहर जो चारों ओर घूमता है वह कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। मतलब इसकी भेंट किससे होने वाली है, इलेक्ट्रॉन से होने वाली है। युद्ध होगा तो इलेक्ट्रॉन से होगा, आना भी होगा तो इलेक्ट्रॉन ही आएगा, और जाना भी होगा तो कहां, कौन जाएगा पहले, इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह भी कि नाभिक के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, नाभिक के अंदर एक बल कार्य करता है। जो कह रहा हूं उसको लिखवाऊंगा नहीं, इसलिए बहुत ही गहनता से सुनिएगा, है ना, समझना है। कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों आता जाता है, प्रोटॉन क्यों नहीं चला जाता, न्यूट्रॉन तो बहुत अच्छी चीज है, उसको तो न प्लस से मतलब है न माइनस से, वह निरपेक्ष है, वह निष्पक्ष है, उसी को क्यों नहीं भेजते, वह तो आसान पड़ता। तो उसका कारण सुन लीजिए। नाभिक के अंदर जो कण हैं, कौन कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या यही लोग नहीं, बहुत सारे प्रोटॉन हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन हैं। तो इनके बीच अथवा इनके बीच, प्रोटॉनो प्रोटॉनो, न्यूट्रॉनो न्यूट्रॉनो, अथवा प्रोटॉनो न्यूट्रॉनो, PP
NNPN ये नाभिक के कण कहलाते हैं। तो नाभिक के कणों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। नाभिक के कण कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन कणों के बीच जो भी बल लगता है उसे कहते हैं नाभिकीय बल। और ये होता कैसे है? यह होता है प्रबल आकर्षण की प्रकृति का। मतलब ये प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 एक दूसरे को बहुत मजबूती से बांधे रहते हैं, बहुत मजबूती से। और मजबूती से बांधे रहते हैं इसलिए इनमें से किसी को हटाना निकालना बहुत कठिन काम है। प्रबल नाभिकीय बल, इसीलिए लिखा है प्रबल नाभिकीय बल, बहुत प्रबल, इतना प्रबल कि उसे सामान्य तरीके से हटाया ही नहीं जा सकता। जैसे दो प्लेटें चिपक जाएं, बहुत प्रबल बल से चिपक जाएं तो उनको अलग करना कठिन काम है। कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम है, असंभव तो कुछ भी नहीं। फिलहाल यह काम प्रोटॉन को निकालने का काम, न्यूट्रॉन को निकालने का काम बहुत कठिन है। इसलिए कभी भी प्रोटॉन न तो आता है न तो जाता है, न्यूट्रॉन भी न जल्दी आता है न जल्दी जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और ये जो नाभिक है, नाभिक कैसा होता है? तो लिखा है नाभिक पर समस्त धनावेश होता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन ही है, उस पर आवेश है नहीं, उदासीन है वो। तो आवेश किस पर है? प्रोटॉन पर। तो नाभिक में कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उसको कुछ आवेश देगा ही नहीं, न धन देगा न ऋण देगा। तो इसको कोई आवेश देने वाला है तो वह कौन है? प्रोटॉन। कौन सा दे सकता है? धनावेश। तो ये धनावेश है और ये सब है ऋणावेश। तो इन दोनों के बीच भी बल लगता है, इन दोनों के बीच। इन दोनों कौन? अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं, ये माने नाभिक और ये माने इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही सबके साथ इनके बीच भी बल लगता है। इनके बीच भी जो बल लगता है वह आकर्षण की प्रकृति का ही होता है। एक बात ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं इनके बीच मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच भी एक बल लगता है, वह भी आकर्षण बल होता है। उसे क्या नाम देते हैं? विद्युत आकर्षण बल। आकर्षण में खिंचाव होता है, खिंचाव अंदर की तरफ। तो फिर ये लोग क्यों जाते हैं? नाभिक जब इनको प्यार करता है, प्रेम करता है, इनको जाने से रोकता है, उसको चाहत है, आकर्षित करता है, तो ये लोग जाते ही क्यों हैं? क्योंकि आकर्षण जैसे जैसे दूर होता है वह खत्म होता जाता है। क्या आपने देखा है कि आपके घर में आप खुद ही, जैसे इलाहाबाद पहली बार जा रहे हैं कंपटीशन देने अथवा पढ़ाई के लिए, तो कोई आपके फादर मतलब पिताश्री, माताश्री, भगिनी, बहन या जो भी आपके शुभचिंतक हैं आपको देखेंगे, हाथ हिलाएंगे, टाटा हाय हेलो कुछ करेंगे ना। अब ऐसा तो होता नहीं कि जब तक आप दिखेंगे तब तक मान लीजिए बहुत प्रेम है, अगाध निष्ठा है, तब तो हाथ हिला रहे, हाय हेलो बाय बाय कुछ बोलते हैं, है ना। जो भी मन में भाव आया, कुछ लोग हो सकता है बहुत प्रसन्न हो तो हाथ हिला रहे हैं, है ना। तो भी उनके मन में कुछ अलग भाव है लेकिन हाथ हिला रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे बहुत दुष्ट था, पकड़ी तेरे हैं बहु मारी, इस तरीके से कुछ। फिलहाल तो लोग हाथ हिला रहे हैं, आप बैठ गए, अब दिखाई नहीं दे रहे, तब भी कोई हाथ हिलाएगा क्या? तो एक समय आता है जो लोग इसके नजदीक हैं उनसे इसका प्रेम ज्यादा है, उनको खींचे हुए है, वो लोग तो नहीं जाते, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वह प्रेम कम होता जाता है। ये वो बात नहीं कि जितना दूर रहते हैं उतना ही प्रेम बढ़ता है, यहाँ नहीं, यहाँ नजदीक हैं तो उन पर निगाह बनी हुई है, वह आकर्षण के घेरे में है, प्रबल आकर्षण के घेरे में है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है आकर्षण बल का मान घटता जाता है और यह इलेक्ट्रॉन उद्विग्न हो जाते हैं, निकलने के लिए बाध्य भी हो सकते हैं और इच्छित भी हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर हो सकता है कि आप जब अपने पिता माता परिवार के साथ रह रहे हों तो निकलना घूमना आपकी दिनचर्या में ना रहा हो, लेकिन जैसे ही बाहर गए आकर्षण कम हो गया, कमांड कम हो गई, कंट्रोल कम हो गया, अब आप इधर उधर जाएंगे,
आप बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं मान लीजिए किसी पार्क में, पिताजी का फोन गया, किसी का गया, माता जी का गया, बड़े भाई किसी का गया, फोन किया आपको, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, मैथ लगा रहे हैं, है ना, क्या मैथ में पढ़ रहे हैं बता दिया, ओकलन टाइप में है, अभी फोन रखिए थोड़ी देर में बात करते हैं, सवाल लगा ले तो कॉल करते हैं, है कि नहीं। तो जो कंट्रोल खत्म हो गया, तब तो जो मन हो वो कर सकते हैं। तो अगर इसकी इच्छा हुई और साथ मिल गया बाहरी लोगों का, तो यह निकलने को मजबूर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी किसी को आना जाना होगा तो कौन आएगा कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो अब ध्यान से सुनिए, पहले वीडियो में क्या बताया, पहले वीडियो में बताया कि परमाणु किन कणों से मिलकर बना हुआ है, उन कणों के नाम खोजकर्ता पहचान बताया। आज के वीडियो में मैंने यह बताया कि ये लोग रहते कहाँ हैं, वहीं क्यों रहते हैं, किस संख्या में रहते हैं, और उनमें से कौन है जो गतिविधि को प्रभावित कर सकता है, कौन है जो आता जाता है, कौन है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रियाओं का कारण इलेक्ट्रॉन है। आपको मालूम होगा रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनों के साझा से होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉनों के एक तरफा साझा से होते हैं। आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण परमानेंट दे दिया, एक में साझेदारी होती है ना, और एक में क्या होता है, एक तरफा दान, साझा है लेकिन एक तरफा। तो वहां भी आपको कहा गया इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का साझा, इलेक्ट्रॉनों का एक तरफा साझा, ये बार बार रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है। क्यों? क्योंकि वही है जो मुक्त हो सकता है। और कौन लोग, यहाँ बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं, इस पर तो निगाह है, सटीक निगाह है, कंट्रोल है, नियंत्रण है। ये लोग जो नियंत्रण से दूर हैं, नियंत्रण जिन पर नहीं है, जिन पर आकर्षण बल तो है, कौन सा आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल, लेकिन प्रभावहीन होता जाता है और बाहरी संसर्ग में आकर कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, और वही मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु को आवेशित करने का कार्य करते हैं। किसी वस्तु को धनावेशित भी कर सकते हैं, ऋणावेशित भी कर सकते हैं। इसी आधार पर हम लोग अगले वीडियो में परमाणु के मूल कण कौन कौन हैं इस पर चर्चा करेंगे, लिखेंगे। चर्चा तो हो गई, आवेश क्या है, कितने प्रकार का होता है, कोई वस्तु धनावेशित कैसे हो जाती है, कोई वस्तु ऋणावेशित कैसे हो जाती है, इन सभी बातों पर चर्चा के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपनी समझ विकसित करने के लिए, अपने सिद्धांत विकसित करने के लिए, और जो भी किताब में लिखी हुई बातें हैं उनको स्पष्ट तरीके समझने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने जो पढ़ाया है, लिखाया है, समझाया है, अभी लिखने की बात तो नहीं हुई, लेकिन पढ़ाया, सुनाया, समझाया है, उसको पढ़िए, सुनिए, समझिए। 2 बार पढ़िए, सुनिए, समझिए। किताब लीजिए, जो कुछ भी लिखा हुआ है आवेश के पहले, है ना। कुछ लोग लिखे हैं कि यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने बिल्ली की खाल पर कांच की वो छड़ को रगड़ा तो उसमें कुछ हो गया, वो चमकने लगी, आकर्षित करने की लगी। अंबर की प्लेट कुछ इस तरीके से है, अंबर कपड़ा सपड़ा कुछ रहा होगा, तो उस पर मैं नहीं जाने वाला। उसका इतिहास आप पढ़ लीजिएगा किताब से। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मैं 1600-2000 साल पहले की बात नहीं, आज की डेट में जो हमारे लिए आवश्यक उपयोगी है उन पर चर्चा कर चुका हूं। अगले वीडियो में लिखाने की बात होगी, और हमारा चैप्टर विद्युत आवेश व विद्युत क्षेत्र इस हेडिंग के साथ शुरू होगा, जिसका नाम होगा आवेश। उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य सही रखते हुए, अपने मन को नियंत्रित रखते हुए, परिवारी जनों को खुश रखते हुए, किताब कापी को व्यवस्थित करते हुए, जो वीडियो बताया था भौतिक विज्ञान कैसे पढ़ें, उसको सुनकर वैसी समझ के साथ बैठने के लिए हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आज की बात यही समाप्त।